अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री। यानी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए किस तरीके से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम ऐसी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं जो इकोनॉमिकल हो। इंडस्ट्री या किसी इकोनॉमिकल फोरम पर ये बड़ी बात अहम होती है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एक तो वो सस्ती हो और क्वालिटी में अच्छी हो। जितनी ये दोनों बातें बेहतर होती जाएंगी उसकी सेलिंग अच्छी होगी। तो अब हम ये इंडस्ट्रियली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, बैकवर्ड ले जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री में हम अपनी बेस्ट प्रोडक्ट हासिल करने के लिए उन फैक्टर्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको समझने के लिए हम चंद एक एग्जांपल कोट करते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस। हाबर्स प्रोसेस के ज़रिए से अमोनिया तैयार की जाती है, जिसमें हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करवाते हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर लग रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अमोनिया की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम the reactants and products both are present in a specific amount। क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया तैयार करें, तो ज़्यादा अमोनिया तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जैसा कि हम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक चंद एक बातें हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहली बात ये करते हैं कि कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया। फॉर एग्जांपल हमें ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट की मिकदार को कम कर दिया जाए, किसी तरह से प्रोडक्ट की मिकदार को कम कर दिया जाए, तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, और इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रेस को या अमोनिया के निकल जाने को या इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब हो जाने को वापस रीगेन करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड आना होगा, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगी और हम फिर दोबारा से अमोनिया की कुछ मिकदार निकाल लेंगे। यानी हम कहना ये कोशिश कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ अगर पीरियोडिक रिमूवल हो जाए ऑफ अमोनिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन को मजीद फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया। इफ वी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अमोनिया और अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, देन रिएक्शन विल प्रोसीड towards the forward direction। Now एक और बात भी है, वो ये by increasing the pressure। अब प्रेशर को इंक्रीज कर देने से क्या है, हम अपने दोबारा से एक बात को सोचते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो ये है कि यहाँ पर जो मिकदार है नाइट्रोजन की वो 1 मोल है और हाइड्रोजन की 2 मोल है। इस तरह जो रिएक्टेंट्स हैं इनके टोटल मोल्स 4 हैं, जबकि प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है वैसे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं, या कह लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो वो जगह भी कम घेरते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे उनका वॉल्यूम ज़्यादा था, और जो प्रोडक्ट हैं वो कदरे कम वॉल्यूम रखते हैं। तो इस लिहाज से हम चंद एक बातें फिर यहाँ दोहराते हैं। वो क्या है, कुछ इस तरह से, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे रिएक्शन मिक्सचर पर, अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक वहाँ पर प्रोसीड करेगा जहाँ पर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं कम से कम तादाद में हैं या कम जगह को घेरने पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इस रिएक्शन मिक्सचर पर अगर प्रेशर बढ़ा दिया गया तो रिएक्शन खुद ब खुद फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि अमोनिया के मोल्स कम हैं, यानी इसकी मिकदार कम है। तो प्रेशर के बढ़ाने पर कम वॉल्यूम जो चीज़ घेरेगी वो
प्रोडक्ट ही होंगे। तो ये भी एक बात हो गई कि प्रेशर को इंक्रीज कर देने से अमोनिया की मिकदार बढ़ जाएगी। इस बात को मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझाया है अपने पिछले टॉपिक में, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेशर का या वॉल्यूम का घटाना बढ़ाना किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है। एनी हाउ, इस दूसरी बात के बाद हम तीसरी बात को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब चूंकि टेम्परेचर के इफेक्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी के तनाजुर में यहाँ पर देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी ये रिएक्शन चाहता है कि अपनी हीट बाहर निकाल दे तो प्रोसीड होगा। मतलब जितनी हरारत बाहर खारिज होगी उतना ही अमोनिया ज़्यादा बनेगा। तो अगर हम ऐसा करें कि किसी तरीके से इस रिएक्शन मिक्सचर से हीट कम कर दें, मतलब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर को कम कर दें, तो रिएक्शन उतनी जल्दी से फेवर होकर फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहे हैं अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हरारत को कम कर रहे हैं, इर्द गिर्द की हरारत को कम कर रहे हैं। इस तरह हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जो कि रिएक्शन मिक्सचर में है टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी हमारा एनवायरनमेंट जो हमें ठंडा कर दिया है। इस तरह जितना हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे इर्द गिर्द का, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड होता चला जाएगा। और यही हमने बात पहले भी पढ़ी थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हरारत का कम करना या हीट का कम करना या टेम्परेचर का कम कर देना फेवरेबल होता है। तो इस तरह हम तीन बातों को यहाँ पर दोबारा दोहरा लेंगे कि अगर हम मुसलसल अमोनिया को निकालते रहें, या हम प्रेशर को बढ़ा दें, या हम टेम्परेचर को कम कर दें, तीनों सूरतों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हमारे पास ये वाली बात समझ में आने लगी है कि प्रोडक्ट बनने लगेगा, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे कि देखिए भाई प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। लेकिन हमने एक्चुअली प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनाना। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि हमने प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल बनाना है, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कम वक्त में तैयार हो जाए, कम फ्यूल के साथ तैयार हो जाए, उसके ऊपर लागत कम आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बिक सके। तो हमने ये सोचते हुए यहाँ पर बहस करनी है। इसको समझने के लिए हमारे पास चंद एक इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको स्टडी करते हैं ताकि पता लगेगा कि इंडस्ट्रियल कंडीशंस वो कौन सी हैं, या वो आइडियल इंडस्ट्रियल कंडीशंस कौन सी हैं जिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट या बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी फॉर द अमोनिया सिंथेसिस। यहाँ पर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200, 300, 400, 6, 7 to 800। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इस डाटा में हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो केसी की वैल्यू है, जैसे कि 7.17 थी, फिर 2.69 हो गई, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से केसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, 10⁻15, 10⁻8, 1, यानी कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब वही हुआ कि टेम्परेचर अगर कम कर देते तो रिएक्शन फेवर होता फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वाकई में ऐसा है। अगर हम यूँ देखें कि टेम्परेचर नीचे से ऊपर कम हो रहा है तो केसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इर्द गिर्द का, उतना रिएक्शन को अपना टेम्परेचर कम करने या हरारत को बाहर निकालने के लिए मुश्किलात हो जाएंगी और रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं होगा। तो एनी हाउ, अब हमने देखा कि जैसे जैसे रिएक्शन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, साथ साथ जो केसी की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफिकल डाटा है। इसमें हमने टेम्परेचर भी लिया हुआ है एक साइड पर, और एक साइड पर अमोनिया की यील्ड परसेंटेज में ली है। सपोज कर लेते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए ये प्रेशर है हमारे पास कितना 10, ये कितना है 100, 300, 600 और इवन के 1000। यानी अगर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो हमारे लिहाज से रिएक्शन का आगे बढ़ना, फॉरवर्ड होना सबसे बेहतर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगी। और बाकी बात दुरुस्त है। इसी तरह से हम टेम्परेचर को देखते हैं कि अगर टेम्परेचर कम से कम कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, अगर लो कर दें, कम से कम कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। लेकिन एक मसला यहाँ पर यह है
कि इन कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए एक तो हमें अपना फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको एक हाई प्रेशर पर रखने के लिए एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कई जगह पर जो परसेंटेज ऑफ अमोनिया है वो बन ज़्यादा रही है, बट इट विल टेक मोर टाइम, यानी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी तरह से अगर हम मज़ीद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें तो फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं इसको 200 और 300 के दरमियान में और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि ये वाला एक ऐसा पॉइंट है। ये पॉइंट एक दरमियाना नुक्ता है, यानी यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है वो बेशक कम हो गई है, पर इतनी परसेंटेज बनने के लिए जो टाइम होगा वो जो है कम खर्च होगा, मतलब लेस टाइम। तो जितना टाइम कम लगेगा उतना इंडस्ट्रियली ये फेवरेबल है, कंडीशन है, क्योंकि कम टाइम में जो जितनी भी प्रोडक्ट बन रही है वो आगे प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस होने पर आगे मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं बैगिंग के लिए, पैकिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन अगर हम यूँ सोच लें कि हम बड़ी देर में बहुत अच्छी अमोनिया बनाएंगे तो जितना वक्त ज़्यादा लेंगे उतना हमारी बैगिंग को देर हो जाएगी, पैक करने को देर हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन को देर हो जाएगी और इस तरह हर चीज़ स्लोअर रेट पर चलेगी और हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ये बेहतरीन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जो कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान है। ऐसा प्रेशर लिया जाए, मतलब ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बेशक ये वाली बात दुरुस्त है कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर हम केसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते थे, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाकर प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन हम इतना टेम्परेचर नहीं दे रहे। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि बहुत हाई प्रेशर पर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में यील्ड ले सकते थे, पर ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा करने से इंडस्ट्रियली तौर पर इकोनॉमिकली नुकसान होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिस पर जल्द से जल्द तैयारी हो सके अमोनिया की और उसका इस्तेमाल आगे की तरफ किया जाए और इंडस्ट्री मुसलसल काम करती रहे। और ये जो ऑप्टिमम कंडीशन है दैट इज़ इन बिटवीन द 200 and 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस रिएक्शन के दौरान जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो होगा आयरन, यानी आयरन को हम पीस कर उसको मिला लेंगे एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स में, जैसा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 N प्लस SiO3 यानी सिलिका। या इसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं SiO2। तो ये डिफरेंट मिक्सचर्स हैं जिन्हें हम बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे और कैटलिस्ट के इस्तेमाल से भी जो टाइम की कंजप्शन है वो हम कम कर सकते हैं। इट मीन्स दैट रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे और अमोनिया की एक स्पेसिफिक मिकदार हमें मिल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने रिएक्शन किया और रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन मिक्सचर हमें हासिल हुआ है उसमें से सिर्फ अमोनिया को बाहर कैसे निकालना है। जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है वो ये कहता है कि जो रिएक्टेंट है वो जाहिर सी बात है N2 है और साथ H2 है और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अमोनिया है। अब नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। अब हमने इनमें से अमोनिया को किस तरह से वक्तन फ़वक्तन अलग करना है, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि हम ऐसा करें कि टेम्परेचर को कम से कम कर दें। मिसाल के तौर पर हम टेम्परेचर को ले जाते हैं 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये एक ख़ास टेम्परेचर है क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया क्या होगा, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाएगी। तो और हम कहेंगे
कि इट इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। ओके, यानी लिक्विड बनने पर जाहिर सी बात है कि अमोनिया नीचे बैठ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये खासा कम होता है, इसलिए ये लिक्विफाई नहीं हो सकेंगी गैसेस, और गैसेस की शक्ल में ही रहेंगी, और हम इनको अलग कर लेंगे इस तरह से और दोबारा से पहुंचा देंगे रिएक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो हम यहाँ अमोनिया हासिल करेंगे इसकी 100% मिकदार नहीं होगी, दैट विल बी 35%, लेकिन कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया और बिल्कुल सही एनवायरनमेंट के एतबार से जो हम हासिल करेंगे वो ये होगी, और इसका इस्तेमाल मज़ीद हम कर सकते हैं, इसको कंसनट्रेट बना सकते हैं, इसकी यानी मतलब जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर मज़ीद मालूमात भी है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जो टोटल हमारी नाइट्रोजन फिक्स होती है वो 13% फिक्स होती है सिर्फ और सिर्फ किसके ज़रिए से, हाबर प्रोसेस के ज़रिए, और इससे अमोनिया तैयार की जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 110 मिलियन टन जो है अमोनिया तैयार की जाती है, जिसका 80% हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया खाद बनाने के लिए, जबकि बाकी जो 20% है वो डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम इसे एक्सप्लोसिव्स बना सकते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमर या नायलॉन, जैसे कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं नायलॉन बतौर एक शूज़ के तौर पर, तो 20% इस्तेमाल इसका डिफरेंट मिसलेनियस यूजेस के लिए है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और केमिकल रिएक्शन की, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअली ये एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े प्रोसेस का जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए से हम तैयार करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। बहरहाल अगर हम इसको सिंपल समरी में लिखें तो कुछ में लिख सकते हैं कि जब SO को रिएक्ट करवाया जाता है SO2 से तो ये बनता है SO2, और जब SO2 को हम रिएक्ट करवाते हैं मज़ीद ऑक्सीजन से तो वो बनता है SO3, और SO3 जब बन जाता है तो उसके हम ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एक शावर की शक्ल में H2SO4, और इस तरह एक नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड H2S2O7, इट इज कॉल्ड ओलियम। और ओलियम में अगर पानी की मिकदार डाल दी जाए तो ये बनाता है H2SO4। अब हम गौर करें तो हमें कुछ यहाँ समझ में आता है, वो ये कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर सिंगल इस्तेमाल किया है, मतलब अगर एक पोर्शन इस्तेमाल किया है तो हमारे पास यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो रहा है ये 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस को समझना हमारा मकसद नहीं है, जो हमारा बेसिक यहाँ पर फोकस रहेगा वो इस रिएक्शन पर रहेगा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस दौरान हम बहुत सी मालूमात समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन है, इसको अलग से लिख लेते हैं। ये रिएक्शन भी एक गैसियस फेज रिएक्शन है, जैसे कि हमने अपने पिछले टॉपिक्स में समझ ली थी बात कि गैसियस फेज रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रिया इस्टेब्लिश होता है तो उस पर टेम्परेचर या प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। स्पेशली प्रेशर को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, लेकिन इसमें टेम्परेचर का भी किरदार है, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो हरारत निकल रही है वो -194 किलो जूल पर मोल से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये अमाउंट जो है ये शो कर रही है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हमने जैसे पहले समझा कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो अगर हम इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम कर दें या रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दें तो ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एनी हाउ हम दोबारा से जिस तरह एग्जांपल हमने फर्स्ट समझी है जिसमें
अमोनिया की तैयारी थी, कुछ उसी तरह के यहाँ पर भी पहलू हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें जो SO2 की मिकदार है वो 2 मोल्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और इसी तरीके से 2 मोल्स ऑफ SO3 बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्टेंट्स को देखें तो रिएक्टेंट्स हमारे पास 3 मोल हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनकी मिकदार 2 मोल्स है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हम प्रेशर का असर देखेंगे तो जितना प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में वो कौन सी शय है जो कम वॉल्यूम में समा सकती है ज़्यादा मिकदार में? तो वो होगा SO3। मतलब अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, क्योंकि हम स्ट्रेस दे रहे हैं और उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से अगर हम एक और फैक्टर यहाँ पे स्टडी करें, जैसे मिसाल के तौर पर हम जिक्र करते हैं टेम्परेचर का, तो अगर टेम्परेचर को देखते हैं और हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा इस रिएक्शन के इर्द गिर्द, तो इस रिएक्शन को अपनी हरारत निकालने के लिए आसानी होगी। इस तरह हम कहेंगे कि हरारत का या टेम्परेचर का कम करना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम थर्ड पॉइंट भी डिस्कस करें विच इज अबाउट द कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन मिसाल के तौर पर SO3 की कम कर देते हैं तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर हम ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन की मिकदार यानी रिएक्टेंट्स की मिकदार अगर बढ़ा दें तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल रहेंगी। तो अब तक हमने जिक्र किया कि प्रेशर का बढ़ाना और टेम्परेचर का कम करना और कंसंट्रेशन का अगर वो SO3 की हो कम करना या O2 की जो कि बतौर प्रोडक्ट काम आ रहा है बढ़ा देने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब ये वाली सब कंडीशंस हमने एक्सट्रीम पर नहीं लगानी, यानी ये नहीं करना कि प्रेशर बहुत बढ़ा दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर देने से हमारा रिएक्शन के बनने की रफ्तार कम हो जाएगी। बनेगा तो वो बहुत अच्छा परसेंटेज के एतबार से अच्छा होगा लेकिन वक्त लेगा। इसी तरह टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम करना बेशक फॉरवर्ड रिएक्शन को चलाता है या रिएक्शन को फॉरवर्ड रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत लीस्ट टेम्परेचर रख पाएंगे, बल्कि हमें इसको भी एक दरमियानी हद तक रखना होगा थोड़ा बढ़ाकर। और इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का ज़्यादा निकालने से बेहतर ये रहेगा कि O2 बढ़ा दी जाए, जो ज़्यादा आसान रहता है। तो यही हम करते हैं कि ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा देते हैं, इस तरह रिएक्शन ज़्यादातर फॉरवर्ड जाता है। हम इन बातों को थोड़े से अपने डाटा से समझ सकते हैं कि किस तरह से और किस कंडीशंस पर SO3 बेहतर बनेगी। पता लगता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा लिया जाए, जैसे कि 200 से 300, 400, 500 एंड सो ऑन टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Kc की वैल्यू कम होती जा रही है। यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। जैसे कि अभी बताया गया कि अगर टेम्परेचर को हम कम कर देंगे, अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि Kc की वैल्यू छोटी रहेगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ये भी जिक्र कर रहे हैं कि परसेंटेज के एतबार से कितने मोल्स हमें मिलेंगे। तो लोअर टेम्परेचर पर हमें ज़्यादा मोल मिल रहे हैं और हायर टेम्परेचर पर हमें कम मोल मिल रहे हैं। तो अब हम ये फैसला करेंगे कि इंडस्ट्रियली वो कौन सी कंडीशंस हैं जो बेस्ट कंडीशन रहेंगी इस रिएक्शन को चलाने के लिए। रीजनेबल टाइम में जो हम बेस्ट प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह है कि SO2 और O2 को हम जो कि गैसेस हैं कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारें और टेम्परेचर रखें इस वक्त 650 डिग्री सेंटीग्रेड, और
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे इट विल बी वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और फिर इसके बाद हम टेम्परेचर को लोअर कर लें कितने पर, जैसे कि 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश होने दें। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इस वक्त हमने करना ये है कि O2 की जो मिकदार है, ऑक्सीजन की जो मिकदार है, वो हमने बढ़ानी है थोड़ी सी, जिससे मज़ीद हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट इजाफी बनने लगेगा। और इस कंडीशन पर हम हासिल कर सकेंगे मैक्सिमम SO3, यानी हमारा प्रोडक्ट। और फिर इस प्रोडक्ट से हम बनाएंगे H2SO4। ये बहुत ही अहम किस्म का केमिकल है जिसको हम कह सकते हैं किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि जितना ये किसी सनत में या किसी मुल्क के इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, वो यूज़ हमें बताएगा कि वो जो कंट्री है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और इसी वजह से ही हम इसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी कंट्री में रन करती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड कहीं ना कहीं ज़्यादा या कम इस्तेमाल होता रहता है। तो जितना इसका इस्तेमाल रहेगा, इसका मतलब है उस कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो उसी एतबार से बढ़ती जा रही है। तो दैट इज़ किंग ऑफ केमिकल।